ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 1600 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 182 करोड़ 87 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना और इसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के पूर्व कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर वार्ष्णेय, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर वार्ष्णेय से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। और डॉक्टर वार्ष्णेय, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे देश में अब जबकि कोविड के मामले बहुत ही कम हैं, आप जो इसकी ताजा स्थिति है उसे किस तरीके से देखते हैं? हाँ, देखिए, ये बहुत ही सुखद स्थिति है कि कोरोना के जो वायरस है जो वायरस के पेशेंट हैं वो काफी कम होते चले जा रहे हैं और इन्फेक्शन रेट जो है वो 1 से भी काफी नीचे है। तो ये बहुत ही सुखद स्थिति है। लेकिन देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि वायरस अभी गया नहीं है, वायरस हमारे बीच में मौजूद है। और जो दूसरा ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BA.2, उसके भी केसेस विदेशों में कई जगह से आने लगे और फिर से केसेस बढ़ने लगे। तो वो एक चिंता हमेशा बनी हुई है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि आजकल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग सब जगह होती है और कोई भी वायरस का इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। और जैसे बहुत से विशेषज्ञ कह भी रहे हैं कि भाई चौथी फेज इसकी इन्फेक्शन की आ सकती है। तो इसलिए हमें बहुत जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। और जैसा हमने कहा बार बार कि भाई जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अभी भी नहीं छोड़ना। अभी भी हमें घर के बाहर हम निकलते हैं तो अपना प्रॉपर मास्क जरूर पहने, अपने नाक और मुंह को जरूर ढक के रखें। जहां तक हो सकता है अननेसेसरी भीड़ में इकट्ठे ना हो, जितना पॉसिबल है दूरी बना के रखें, अपने हाथों की सफाई रखें। और वैक्सीनेशन पर मैं जरूर फिर आगाह करूंगा बार बार कि जो लोग भी वैक्सीनेशन के उपयुक्त पात्र हैं, जिनको भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए उचित सलाह दी है, वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, चाहे वो हमारे एडल्ट ग्रुप हो चाहे बच्चे। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो इस समय स्टूडियो में कॉल कर रहे हैं, तो कुछ कॉल्स लेते हैं। और सबसे पहले नोएडा से बात कर रहे हैं अमन कुमार। अमन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी अमन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। बोले सर जी, जैसे मेरी दोनों वैक्सीन लग गई, दोनों डोज लग चुकी हैं, पर वैक्सीन एक भी नहीं आ रही, ऑनलाइन एक भी नहीं आ रही। अच्छा, दोनों लग गई है लेकिन आपको पोर्टल पे जो है शो नहीं हो रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन एक भी नहीं आ रही। जैसे कंप्यूटर पर निकलवाते हैं ना, तो एक भी नहीं आ रही। क्या आपके पास आपने वैक्सीन लगवाने के बाद जो सेंटर से स्लिप मिलती है वो आपके पास है? क्या जी? जो वैक्सीन लगवाने के बाद जो आपको स्लिप मिलती है, क्या कुछ रिकॉर्ड आपके पास है? जो कार्ड मिला था, जो पर्चा जी था, बिल्कुल, जी वो है मेरे पास। वो आपके पास है, ठीक है। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, इनको अभी ऑनलाइन या पोर्टल पे अभी दिखा नहीं रहा है, कोविन पोर्टल पे, तो ये कैसे दोनों वैक्सीन लग गई है तो ये कैसे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, देखिए, जनरली तो क्या होता है कि जब आपको वैक्सीन लगती है तो उसी समय मैसेज भी आता है आपके जो मोबाइल फोन, जिस मोबाइल फोन से आपने रजिस्टर्ड किया है, उस पर एक मैसेज आता है कि आपकी ये वाला वैक्सीनेशन हो गया, पहला वैक्सीनेशन हो गया, दूसरा हो गया, या प्रिकॉशनर
डोज हो गया, अगर किसी वजह से मान लीजिए है तो जहां पे भी ये गए हैं, जहां इन्होंने वैक्सीन लगाई है, उसी सेंटर पे चले जाएं और वो फिर से जो है अपने पोर्टल से देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर उसमें कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत है तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो इसमें कोई डरने चिंता की बात नहीं है, वहां पे जाके अपनी चीज को सही सुधार सकते। जी, और हमारे एक श्रोता पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, इन्हें फिलहाल कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो क्या ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपनी, इसकी जो प्रिकॉशनरी डोज लग रही है उसे लगवा सकते हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ही अच्छे हैं, जागरूक हैं, और नेचुरली अगर इनको 9 महीने हो गए पुरानी डोज को लगे हुए, सेकंड डोज को लगे हुए, तो भारत सरकार के नियम के हिसाब से जो अभी है उनको प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज लग सकती है। तो जनरली जिन लोगों ने पहले मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कराया है उनको ऑलरेडी अपने आप ही मैसेज आता है कि आपकी प्रिकॉशनरी डोज के लिए आप एलिजिबल हैं। परंतु अगर किसी वजह से नहीं भी आया तो ये जो भी वो सेंटर है वैक्सीनेशन के, वहां जा सकते हैं, और जहां पे इन्होंने पहले लगवाई है उसी पे चले जाएं या दूसरे पे भी जा सकते हैं और वहां चेक कर लिया जाएगा। लेकिन तीसरी डोज या प्रिकॉशनरी डोज सेकंड डोज के 9 महीने बाद ही लगे। जी, और थाने से गुरुनाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से। गुरुनाथ जी नमस्कार। जी गुरुनाथ जी नमस्कार। गुरुनाथ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है सर, अभी ये जो बच्चों की जो वैक्सीन चालू की है सर, ये 12 से 14 से लेकर, सर कई जगह पे ऐसा मतलब न्यूज में आ रहा है, देखा जा रहा है कि लेने से मना कर रहे हैं उनके बच्चे के माँ बाप। तो कई जगह पे तो बच्चों के माँ बाप की काउंसलिंग और बच्चों की भी काउंसलिंग हो रही है। तो सर आप क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, जब भी कोई चीज आती है नई, या जो वैक्सीनेशन जैसे शुरू में जो कोविड वैक्सीन की भी जब बात हुई थी, तो कोविड वैक्सीन में भी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर वार्ष्णेय, हम आपको जब कोविड वैक्सीन नया आया था तब भी देखिए सबसे पहले हम जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, हेल्थ केयर वर्कर थे, हम लोगों से शुरू हुई। लेकिन उसके बावजूद भी काफी लोगों को डर बना हुआ था कि शायद इस वैक्सीन से हमें कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बनती चली गई और फिर लगभग काफी देश ने पूरी वैक्सीन जो है वो एडल्ट वाली लग गई। बच्चों में भी देखिए, जो पहले 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन भारत सरकार ने जारी की थी, वो भी काफी बच्चों ने लगा ली है। अब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन है। और ये चीज मैं फिर से सबको बताना चाहता हूं कि ये जो वैक्सीन है, ये बहुत ज्यादा इन पे जो है स्टडी होती है, सारी साइंटिफिक स्टडी होती है, और जब बिल्कुल पक्का हो जाता है कि इनसे किसी तरीके का नुकसान नहीं है और ये प्रभावी है, तभी जो साइंटिफिक बॉडी होती है, जो बहुत बड़ी मतलब जिसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो इसका सुझाव सरकार को देते हैं और सुझाव रिकमेंड सरकार तब रिकमेंड करती है। इसलिए इसमें किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के लिए भी वैक्सीन भारत सरकार ने बोली है, और ये बच्चे जो 12 से 14 साल वाले और 15 से 18, ये सब तुरंत जाके लगाएं। इनके अभिभावकों को भी मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ जरूर लगवाएं, क्योंकि अब ये स्कूल खुलने वाले हैं 1 अप्रैल से, और बच्चे बाहर जाएंगे तो जितने लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा उतना ही जो है सुरक्षा बढ़ती चली जाएगी। जी बिल्कुल। और दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक, सरकार की तरफ से अगर किसी को सेकंड डोज नहीं लगी तो आजकल क्या है कि एसडीएम के ऑफिस से फोन आता है कि आपकी सेकंड डोज ड्यू है, आप इसको लगवाइए। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल मेरा ये डॉक्टर साहब, 27 तारीख से जैसे सुनने में आ रहा है कि फ्लाइट खुल जाएंगी, देश विदेश आना जाना हो जाएगा। जब हमारे 2 साल से अगर ये फ्लाइट बंद थी तो ये ओमिक्रॉन वायरस और डेल्टा वायरस हमारे देश में फिर कैसे पहुंच पाया, किस तरीके से पहुंच पाया, इसके बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, वायरस तो देखिए जब शुरू से ही आया, ये वायरस तो जैसे आपको पता ही होगा कि सबसे पहले चीन से शुरू हुआ था और फिर चीन से कई देशों से होते हुए हमारे देश में भी आ गया। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि आज जब इतना फ्लाइट चलने लगी है तो एक तरीके से पूरा संसार ग्लोबल विलेज टाइप का हो गया है। बहुत जल्दी जो है आप सुबह
बैठे हुए हैं कहीं भी किसी देश में, शाम को कहीं पे भी दूसरे देश में, तीसरे देश में, और बहुत से पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको वायरस इन्फेक्शन हो गया लेकिन सिम्टम नहीं है और वो अपने साथ वायरस ले आए, और किसी भी तरीके से कहीं पे भी चूक हो गई, जांच में चूक हो गई या किसी तरीके, तो वो वायरस दूसरे लोगों में फैल जाता है। क्योंकि जो शुरू का वायरस आया था वो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा एक मेडिकल स्टूडेंट जो है चीन से केरल आया था और उसके द्वारा जो है वो वायरस हमारे देश में आ गया था और फिर वो फैलता चला गया। तो ये वायरस एक ऐसी चीज है जो दिखाई तो देती नहीं, सिम्टम भी नहीं होते कई बार, और इन्फेक्शन हो जाता है उससे, एक उसके संपर्क में आते हैं तो हो जाता है। तो ये कह पाना कि किस तरीके से फैलता चला जा रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर बचाव का तरीका वही कि अगर आप मास्क लगाएंगे, जैसे सब लोगों के लिए बार बार सरकार ये कहती है कि मास्क लगाएं, क्योंकि ये सारी स्टडी में देखा गया है कि अगर आपको इन्फेक्शन भी है और आपने मास्क लगाया हुआ है तो आप दूसरों को इन्फेक्ट होने से काफी हद तक रोक लेते हैं, और दूसरे व्यक्ति ने जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसने भी मास्क लगाया है तो 98% तक चांसेज है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, केवल 2% चांस रहते हैं। और अगर दोनों व्यक्ति, इन्फेक्टेड व्यक्ति और जो दूसरा नॉर्मल व्यक्ति, अगर दोनों ने मास्क नहीं लगाए हैं तो उल्टा 98% चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ी चीज है, मतलब वैक्सीनेशन का अपना फायदा अलग है लेकिन मास्क सबसे जरूरी है। तो मास्क का जो है उपयोग अभी भी ना छोड़ें, अभी भी सार्वजनिक जगह पे जाएं, क्योंकि वही एक हमारा बचाव है। दूसरे डेफिनेटली वैक्सीनेशन की बात हम लगातार कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन से भी हम लोगों को बहुत फायदा मिला है, पूरे सारे संसार में लोगों को फायदा मिला है, और काफी लोगों को जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ उससे भी इम्यूनिटी बन गई है। तो इस तरीके की जो दोनों इम्यूनिटी हो जाती है, हाइब्रिड इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, नेचुरल इन्फेक्शन से भी आप इम्यून हो जाते हैं, वैक्सीनेशन से भी इम्यून हो जाते हैं। तो ये हमें काफी वेरिएंट से बचाएगा, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना के और कितने वेरिएंट आएंगे, क्योंकि वायरस का अपना रूप होता है, वो बार बार अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर बदलता चला जाता है। अभी जितने वेरिएंट हैं हो सकता है कुछ और भी वेरिएंट आगे आते चले जाएं, तो बचाव के तरीके वही हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है, अपनी सावधानियां जरूर रखें। जी, और हमारे एक लिसनर अक्षत ने हमें मेल किया है और ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने पहली डोज लगवा ली थी वैक्सीन की, लेकिन कोवैक्सीन लगवाई इन्होंने, लेकिन दूसरी डोज ये लगवा नहीं पाए समय पर 28 दिन के अंदर, और इनका डिले हो गया है, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो क्या ऐसे में ये दोबारा डोज लगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि इनको टाइम से लगवा लें, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं है, अगर आप जाएंगे तो दूसरी डोज अभी भी लगवाएगी। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप दूसरी डोज लगवा लें, डिले होने के बावजूद भी उसका फायदा मिलेगा। तुरंत जाएं अपने नजदीकी सेंटर पर और अपनी सेकंड डोज लगवाएं। और इस बीच यामीन भाई रेडियो वाला हमारे साथ जुड़ गए हैं लोनी गाजियाबाद से। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी यामीन भाई बताएं। जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चे ज्यादा जल्दी संक्रमित होते हैं, युवा वर्ग ज्यादा जल्दी संक्रमित होता है, या बुजुर्ग लोग ज्यादा जल्दी संक्रमित होते हैं? देखिए संक्रमण तो सब में बराबर ही होता है, चाहे वो बच्चे हों या युवा हो, जो भी वायरस के संपर्क में आएगा वो संक्रमित हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है, तो उनके जो है, और चूंकि उनमें कोमॉर्बिडिटी बहुत आ जाती है उस एज में, काफी जो बुजुर्ग है हमारे जैसे 60 साल से ऊपर के हैं, काफी लोगों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर, या बहुत सी HIV या बहुत से और दवाइयां वो लेते रहते हैं इम्यून सप्रेसेंट, तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर होने से उनपे इन्फेक्शन तेजी से फैलता है और वो सीरियस हो सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें भी इन्फेक्शन फैल जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि जो अभी तक का अनुभव है कि बच्चों में इन्फेक्शन रेट तो काफी ज्यादा है, लेकिन वो सीरियस नहीं होते, क्योंकि उनके ज्यादातर केस में लंग्स में इन्फेक्शन नहीं जाता, केवल जो ऊपर सांस की नली तक ही रह जाता है, और उनको सीरियस नहीं होते, ICU की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही कम केसेस में पड़ती है। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चों का जो अनुभव रहा हम लोगों का कि बच्चों में इन्फेक्शन रेट तो उतना ही रहा, वो सीरियस नहीं हुए। इनफैक्ट आपको जान के शायद आपने सुना भी होगा कि जब सीरो सर्वे हम करते हैं, जिसमें कि सिर्फ हम ब्लड में एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, तो बच्चों में भी जिनको कोई सिम्टम नहीं थे, जो घर के बाहर भी नहीं निकले थे, उनमें भी 50% से ज्यादा हमें जो है एंटीबॉडी पाई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो एडल्ट घर में आए उनसे
इन्फेक्शन मिल गया, उनको कोई भी सिम्टम नहीं हुए, लेकिन उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई, तो उनमें वायरस ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहे या बहुत ही हल्का हुआ, 1-2 दिन के लिए मामूली बुखार आ गया, बस गला खराब हो गया और वो ठीक हो गए। तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन फिर भी अब चूंकि बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो 12 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध हो गया है, तो ये वाले बच्चे जरूर अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जी बिल्कुल। और इस बीच महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर लिसनर बड़ौद से। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक है और जानकारी से भरपूर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं महेश जी क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ जो लोग बाग नशा करते हैं और जो है तम्बाकू खा के जगह जगह थूकते हैं, उनसे बचाव के लिए क्या करें, क्या उनको समझाने की कृपा करें? जी डॉक्टर वार्ष्णेय। ये सामाजिक बुराइयां हैं, बहुत से हमारे देश में है, और खासतौर से जो थूकने की बीमारी है वो दुर्भाग्य से हमारे देश में काफी पाई जाती है। और इसमें यही होता है कि लगातार उनको देखिए सब तरीके के माध्यम से जागरूक किया जाता है, चाहे वो हमारे हेल्थ प्रोग्राम हो, टेलीविजन, रेडियो, अखबार, सरकार हर तरीके से जागरूक करती है, लोग आज भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं। फिर भी देखिए सामाजिक बुराइयां आसानी से नहीं जाती। और फिर मैं, आपने भी ये क्वेश्चन उठाया, फिर मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ना थूकें। थूकने का सार्वजनिक दिनों पर नहीं थूकना। अगर आपको थूकना है तो अपने घर के भीतर अपने वॉश बेसिन वगैरह में करिए, उससे पानी से सफाई कर दीजिए और हमेशा मास्क लगा के रखें। अगर मास्क लगाएंगे तो उसका एक फायदा ये होगा कि आप जगह जगह थूकेंगे। और तम्बाकू का सेवन तो देखिए किसी भी रूप में, चाहे वो तम्बाकू हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट, वो हर तरीके से नुकसान करता है। उसको आपको मुंह के कैंसर हो सकते हैं, आपको फेफड़े की बीमारी हो सकती है, आपको ब्रोंकाइटिस हो सकती है, तो बहुत चीजें तम्बाकू के नुकसान है। तो तम्बाकू का सेवन ना करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा मैं फिर कह रहा हूं, जो आपकी चिंता भी है कि ये सामाजिक बुराइयां इतनी आसानी से नहीं जाती और कुछ लोग उसका इस्तेमाल नहीं छोड़ पाते। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है। हमारे एक श्रोता ये जानना चाहते हैं कि इनको हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप के ये शिकार हैं और कह रहे हैं कि बहुत करीब 10 साल से ये दवा खा रहे हैं। तो ऐसे में क्या इतने लंबे समय तक किसी दवा का सेवन करना, क्या ये ठीक होता है? हाँ नहीं, बहुत ही देखिए इनका अच्छा सवाल है। और ब्लड प्रेशर देखिए अगर आपको एक बार हो गया तो ब्लड प्रेशर के लिए हमने कहा कि 2 तरीके के होते हैं ट्रीटमेंट। एक तो नॉन फार्मास्यूटिकल, हम दवा का ना इस्तेमाल करें, उसमें कुछ चीजें होती हैं कि नमक का कम से कम सेवन किया जाए। अगर आप दिन में पूरे दिन में आधी चम्मच से कम नमक इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छा होता है। पानी बहुत ज्यादा पिएं, हरी सब्जियां और फलों का सेवन ज्यादा करें और रेगुलर अपनी वॉकिंग करें, करीब आधा घंटे से 1 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज करें। धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन ना करें। तो ये तो हुआ कि जो बिना मतलब इलाज के जितना फायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी कई बार ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता, तो जो भी आपके डॉक्टर ने सुझाव दिया है वो दवाइयां नियमित रूप से लेते रहें। हर दवाई के देखिए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको दवा लेने से कोई परेशानी महसूस हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें, वो आवश्यक होगा तो कुछ आपकी दवाइयां बदल देंगे। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा कि अगर ब्लड प्रेशर हमारा अनकंट्रोल्ड है, हमने नहीं कंट्रोल किया दवाई, तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। उससे आपको हार्ट पे असर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी आई साइट डैमेज हो सकती है। और जो ब्लड प्रेशर दवाइयों से हम कंट्रोल करते हैं तो लगभग आप उसी तरीके का जीवन जी सकते हैं जिस तरीके से बिना ब्लड प्रेशर वाला मरीज जीता है। और छोटे मोटे अगर दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं तो वो डॉक्टर आपकी दवाइयों को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवा ना रोकें और ये दवा जीवन पर्यंत आप ले सकते हैं। इन दवाइयों के बहुत फायदे होते हैं। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय, हमारे एक श्रोता अभय ने हमें ईमेल करके जानना चाहा है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको कम करने के लिए दवाओं के अलावा हम किस तरह की जीवन शैली अपना सकते हैं? हाँ, वही देखिए, इससे पहले मैंने इसका जवाब दे दिया है, इसमें फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कि जो नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम कहते हैं दवाई है नहीं, वो एक नियमित शैली होती है। उसमें सबसे बड़ा तो रोल होता है हमारा नमक, क्योंकि ब्लड प्रेशर में नमक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नमक पूरे दिन में आधी चम्मच से ज्यादा ना खाएं, सब मिला के, चाहे वो किसी भी रूप में हो। दूसरे, पानी ज्यादा पिएं, 2-2.5 लीटर पानी पिएं।
तीसरे फल और हरी सब्जियां जिनमें के पोटेशियम ज्यादा होता है। तो ऐसी चीजें खाने से हमारे ब्लड प्रेशर पे फायदा मिलता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। चौथे मैंने बताया कि धूम्रपान और जो है एल्कोहल का सेवन न करें। पांचवें रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप आधा घंटे से 1 घंटा। छठा ही है कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, कुछ शवासन होते हैं जो आपको टेंशन से रिलीज करते हैं। अगर ये सब चीज हम करेंगे तो उससे हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। जी बिल्कुल। और हमारे एक लिसनर अनूप ने ये जानना चाहा है कि बोल रहे हैं कि मुझे जो 3rd वेव है इसमें कोविड हो गया था और कोविड होने के बाद से इनकी जो नींद है वो बहुत कम हो गई है, इंसोम्निया महसूस करते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में कि इन्हें जो है जो स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके? हाँ, देखिए ये बहुत स्वाभाविक है। जब जिन लोगों को देखिए कोविड हो गया है उनके मन में हमेशा एक डर बैठ जाता है, चिंता बैठ जाती है कि मेरा कितना नुकसान हो गया या आगे मेरे को नहीं है, तो वो एक डर बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन मैं फिर से इन्हें ऐसा कहूं कि अगर ये वो कोविड से उभर गए तो अब इनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी हद तक इनके शरीर में एंटीबॉडी भी बन गई है, तो दोबारा कोविड होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। अगर वैक्सीनेशन फिर भी इन्होंने नहीं कराया तो जरूर करा लें और अपना एलूफ ना रहें, अकेले ना रहें, अपने समाज में रहें, अपने घर वालों से, मित्रों से, अपने कार्यकर्ता जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहें और योगा का सहारा लें। अगर आप योग का सहारा लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे भी हमारी अच्छे कंसंट्रेशन और नींद आने की मदद मिलती है। मन से जो है चिंता दूर कर दें और कभी भी जो है निगेटिव चीजें जो है ना तो सुने, ना पढ़े, ना देखें। इसके अलावा भी अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो आप अपने जो है चिकित्सक को संपर्क कर सकते हैं। अगर जरूरत होगी तो वो बहुत माइल्ड डोज आपको दे सकते हैं, जिससे कि फिर से आपकी नेचुरल नींद आने लगे। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि अगर हम थोड़ी बहुत दवा का इस्तेमाल करके फिर से साइकिल नींद की नॉर्मल कर देते हैं तो उसके बाद दवा की जरूरत नहीं पड़ती और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और डॉक्टर बाशले, हमारे एक श्रोता अजय हमको लिख रहे हैं कि ये इन्हें कोविड के बाद से बोले रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब आपने मुझे नींद के बारे में एक दूसरे श्रोता का सवाल लिया, लेकिन इनको जो है कोविड के बाद से स्ट्रेस बहुत हो गया है और बात में तनाव ज्यादा हो जाता है, तो पूछ रहे हैं कि क्या ये डिप्रेशन के लक्षण हैं? देखिए, एंजाइटी ज्यादा लगती है, जो तनाव हो जाता है वो एंजाइटी हो जाती है, कुछ हद तक माइल्ड डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इनसे दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अब जो हो गया, कहते हैं ना एक पुराना डिक्टर में बीती ताहे बिसारिये आगे की सुध ले। तो जो हो गया चाहे वो बुरा भी हो गया, लेकिन अगर उस बुरे से निकल आए हैं बाहर तो हमें उसको भूलना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये पक्का मान के चलिए कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गए। फिर भी अगर इनके मन में किसी तरीके की दुविधा है तो एक बार अपने चिकित्सक के पास जा सकते हैं। चिकित्सक इनको अगर जरूरत होता है तो आवश्यक जांच करने के बाद इनको पूरा एश्योर कर सकते हैं कि आपके शरीर पे अब कोई दुष्प्रभाव नहीं है और आप बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर ये काफी हद तक जो मानसिक तनाव और चिंता है वो दूर हो जाती है। और जैसा हमने कहा कि आप एलूफ मत रहिए, इंटरेक्शन करिए अपने समाज के जिसमें भी है, अपने परिवारजनों से, मित्रजनों से, अपने साथियों से अच्छे मनोरंजक प्रोग्राम देखिए, चाहे वो रेडियो पे प्रोग्राम हो, चाहे टेलीविजन पे प्रोग्राम हो। पॉजिटिव चीजें पढ़िए, पॉजिटिव लिटरेचर पढ़िए, योगा का सहारा लीजिए, अच्छा खान पीन करिए, अच्छा पौष्टिक भोजन लीजिए, जैसे प्रोटीन की चीजें हैं, फल सब्जियां हैं और हाइड्रेशन अपना प्रॉपर रखिए। तो ये सब आप करेंगे तो इससे आप इन चिंताओं से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर ज्यादा चिंता सता रही है तो एक बार अपने जो है जो भी आपके पर्सनल फिजिशियन है या किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके अपनी समस्या बता सकते हैं, तो उसका फिर उचित निदान हो। जी, और दिल्ली से हरदीप सिंह जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से अपने सवाल के साथ। हरदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जी हरदीप जी बताएं। दास सिंह जी जी बिल्कुल, आपको भी नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर साहब से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। 1.5-2 साल पहले जैसे लोगों में इतना भरम डर क्यों खौफ था कि वायरस आंखों से अंदर प्रवेश कर जाता है,
या हवा में होता है वायरस, या अखबार में या नोटों में, तो ऐसा था कुछ नहीं जी। लेकिन लोग इतने भयभीत क्यों थे उस वक्त? मतलब सरकार भयभीत क्यों कर रखा था लोगों ने? जी डॉक्टर वार्ष्णेय नहीं, देखिए ऐसा होता है कि वायरस, तो देखिए जैसे जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो वायरस हमारी सतह पे आ जाता है, और जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अखबार हो या कोई खाने का बर्तन हो, सब पे वायरस रहता है। और वो वायरस जो है वो कितने दिन, मतलब डिपेंड, हर अलग अलग सरफेस पे अलग अलग टाइम तक जिंदा रहता है। लेकिन ज्यादातर केस में वायरस जो है वो हवा के द्वारा ही प्रवेश करता है। इसके रास्ते देखिए तीन ही, या तो जब हम जो वायरस, जैसे किसी ने खांसा छींका जिसमें वायरस है, अगर आप उसके नजदीक हैं और उसने मास्क नहीं लगाया तो वो वायरस नजदीक की हवा में आते हैं। और अगर आपने उसके 3-4 फीट की दूरी पे है तो वो वायरस, चूंकि वही हवा आप लेते हैं, तो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए बार बार एक चीज कही गई थी कि मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी जरूरी है। तीसरा, डेफिनेटली जब आप कोई गंदी चीजें छूते हैं तो गंदी चीजों को अगर हम आंखों पे भी लगाते हैं तो जो आंखों की हमारी कंजंक्टिवा होती है उसके द्वारा भी वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए बार बार जो है ये सलाह दी गई थी कि जब भी आप कोई गंदी वस्तु छुएं तो अपने हाथों को अपने नाक, मुंह और आंखों पे ना लगाएं। जब भी आपने ये करना है, मास्क चूंकि अब आप लगा लेते हैं तो नाक और मुंह तो बच जाते हैं, आंखें फिर भी रह जाती हैं। तो गंदे हाथ अगर आपको कहीं डर लगता है तो वो ना लगाएं। पहले हाथों को अच्छी तरीके से साबुन पानी से धोएं। अगर साबुन पानी उपलब्ध नहीं है, बाहर है, तो पहले कहा गया था कि 70% एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, उनका इस्तेमाल करना है। उनसे जो भी आपके हाथों पे वायरस होगा वो मर जाएगा। तो ये वायरस डेफिनेटली इन 3 जगह से फैलता है। लेकिन ये जब लोगों ने प्रिकॉशन किया, हाँ ये जरूर है, शुरू में ये जो था कि भाई हवा में जा रहा है, तो वो शायद हवा का ये मतलब नहीं है कि जैसे हवा में वायरस जरूर है, उसी सांस लिए हुए तो आप जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे धूल के कण है या कोई चीज है वो हवा में होता है कि भाई आप आंधी आ रही है, जब आप हवा के बाहर निकले तो वो आंधी आपके नाक, मुंह उसमें घुस जाएगी। उस तरीके के वायरस हवा में नहीं तैर रहा, और उस तरीके से वायरस में सांस लेने से उस तरीके से वायरस कभी भी आपके भीतर नहीं प्रवेश करता। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, हमारे एक श्रोता आर विजय हमें लिख रहे हैं कि मुझे डायबिटीज का मरीज हूं मैं, और मेरा शुगर लेवल अभी काफी बढ़ा हुआ है, तो और ऐसे में इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। प्रिकॉशनरी डोज क्या बढ़े हुए डायबिटीज में लगवा सकते हैं ये? नहीं, मैं इनको सलाह दूंगा कि ये पहले अपने चिकित्सक के पास जाएं, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना है। क्योंकि देखिए अनकंट्रोल डायबिटीज में बहुत वैसे तो मामूली रिस्क होता है, लेकिन जब हम इंजेक्शन जहां लगाते हैं, और चूंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो इंजेक्शन साइट पे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना है। और आजकल देखिए हमारे पास इतनी अच्छी पावरफुल दवाइयां हैं, या फिर इंसुलिन है जिनमें दवाइयों से नहीं होती, कि हम बहुत ही जल्दी उसको शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि ये अपनी शुगर, और वैसे भी शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए, क्योंकि जो हाई शुगर के हैं वो शायद वायरस के इंजेक्शन लगाने से तो इनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से और इनको नुकसान हो सकते हैं, और इन्फेक्शन होने का डर रहता है। उस पे हार्ट पे, किडनी पे, आपकी आंखों की रोशनी पे, सब पे असर पड़ता है। तो इसलिए शुगर का कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें, और उसके बाद फिर अपना इंजेक्शन लगवाएं। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद आपका। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।